हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र गुप्ता, बाल मनोविज्ञान का विषय विशेषज्ञ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई और मनोविज्ञान को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने किस किस अर्थ में लिया और एक निश्चित अर्थ को कैसे इस समय तक लिया गया, जो कि आज हम जिसका अध्ययन करते हैं। यानी पहले शुरुआत में मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में लिया गया, उसके बाद मन के विज्ञान के रूप में लिया गया, फिर उसके बाद चेतना के विज्ञान के रूप में लिया गया और लास्ट में 20वीं शताब्दी में वाटसन ने उसको व्यवहार के मनोविज्ञान के रूप में लिया, जो कि आज भी चलता है। यानी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। अब पिछले जितना भी आत्मा का मनोविज्ञान, मन का विज्ञान और चेतना का मनोविज्ञान था, उन सभी अर्थों को अस्वीकार कर दिया गया विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के मतभेद होने के कारण। लेकिन अगर हमको मानव का अध्ययन करना है तो मानव के व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा। इसीलिए मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का अध्ययन है और इस परिभाषा को हम लेके चलते हैं और अभी तक यही परिभाषा हमारी चल रही है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे कि इसके कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, महत्वपूर्ण परिभाषा है, क्या परिभाषा है वो आप लोग को बताएंगे। और उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में मनोविज्ञान किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, किन किन क्षेत्रों में लागू होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मनोविज्ञान की परिभाषा। सबसे पहले परिभाषा जो हम देखते हैं वाटसन का। वाटसन एक मनोवैज्ञानिक है। हमने बताया कि इन्होंने ही 20वीं शताब्दी में एक व्यवहारवादी हैं और इन्होंने ही 20वीं शताब्दी में कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। तो इन्होंने एक यहाँ से परिभाषा दिया था कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यानी मनोविज्ञान जो है व्यवहार का निश्चित विज्ञान का मतलब क्या है कि जिस प्रकार विज्ञान में हम चीज़ों को सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करते हैं, उसी तरीके से हम मनोविज्ञान में भी मानव व्यवहारों का उसी सुनियोजित ढंगों से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। वुडवर्थ ने देखिए अगली परिभाषा जो है वुडवर्थ की है। वुडवर्थ ने कहा है कि मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम मानव व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। देखिए एक विज्ञान यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक विधायक विज्ञान और एक नियामक विज्ञान। विधायक विज्ञान क्या होता है? विधायक विज्ञान मानव व्यवहार के क्या, कब, कैसे से संबंधित होता है, यानी इसकी व्याख्या करता है। यानी मानव व्यवहार के क्या, कैसे, कब, इन चीज़ों की व्याख्या करता है। जबकि नियामक विज्ञान जो होता है वह आदर्शों, मूल्यों तथा क्या होना चाहिए का व्याख्या करता है। यानी इन्होंने कहा मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे विधायक विज्ञान जो है यह आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। तो विधायक विज्ञान को आप हम स्पष्ट कर रहे हैं कि विधायक विज्ञान है क्या। तो दो प्रकार के विज्ञान पाए जाते हैं, एक विधायक विज्ञान और एक नियामक विज्ञान। तो विधायक विज्ञान में होता क्या है कि ये मनुष्य के जो व्यवहार होता है उसमें क्या, कब, कैसे की व्याख्या करता है। जबकि नियामक विज्ञान जो होता है वो आदर्शों, मूल्यों तथा क्या होना चाहिए, यानी मानव का आदर्श और मूल्य क्या होना चाहिए, इस चीज से संबंधित है और इसकी व्याख्या करता है। तो और तीसरी परिभाषा पे आते हैं हम दोस्तों, यह है क्रो एंड क्रो का। इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रो एंड क्रो ने बताया कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन है। यानी मानव का व्यवहार का अध्ययन तो किया जाता है, इसमें विभिन्न प्रकार के पहलुओं का, मानव के विभिन्न प्रकार के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि उनके प्रत्येक क्रियाओं का अध्ययन करने के बाद ही हम उसको बता सकते हैं कि वह मनुष्य किस कैटेगरी का है, वह मनुष्य किस वर्ग का है, वह मनुष्य का व्यवहार कैसा है।
इसके साथ साथ वह मानव संबंधों का भी अध्ययन करता है कि जो मानव का संबंध है वह समाज में या व्यक्तियों के साथ चाहे कहीं भी किस प्रकार का है, ठीक है, इसका भी अध्ययन मनोविज्ञान करता है। और अब आगे ले चलते हैं कि मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं या हम क्षेत्र हैं वह किस किस जगह है, किस किस क्षेत्र शाखा में बटे हुए हैं। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र को दो भागों में हम बांटे हैं, एक सैद्धांतिक मनोविज्ञान और एक व्यवहारिक मनोविज्ञान। सैद्धांतिक मनोविज्ञान में दोस्तों क्या होता है कि सिद्धांतों के आधार पे मानव व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है और उनके स्थिति का पता लगाया जाता है, जबकि व्यवहारिक मनोविज्ञान में मानव के व्यवहारों का अध्ययन करके उनकी स्थिति का पता लगाया जाता है। अब सैद्धांतिक मनोविज्ञान को दोस्तों कई भागों में बांटा गया है, जैसे सामान्य मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान। इन सब की बारी बारी हम अध्ययन करते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान में दोस्तों क्या होता है कि जो नॉर्मल कंडीशन का व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति होता है, इसमें साधारण व्यक्तियों की स्थिति का या परिस्थिति का अध्ययन किया जाता है। इस मनोविज्ञान के अंतर्गत यानी सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत साधारण मनुष्यों की स्थिति का अध्ययन किया जाता है सामान्य परिस्थिति में, यानी सामान्य परिस्थिति में मानव का जो अध्ययन किया जाता है वो सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा शारीरिक मनोविज्ञान, इसमें क्या होता है दोस्तों कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र और भी तमाम जो शारीरिक बनावट होता है उसके स्थिति का अध्ययन किया जाता है, उसके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है शारीरिक मनोविज्ञान के अंतर्गत। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत जो मनुष्यों के पूर्व निर्धारित जो स्थिति होती है उसके आधार पे उनके ऊपर प्रयोग करके उनका अध्ययन किया जाता है, और जिस मनोविज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं वो होता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। और आपको हम बताए भी थे दोस्तों कि जो प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना हुई थी, जो प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना हुई थी सन 1879 में, सन 1879 में विलियम उंट के द्वारा ये प्रयोगों, इसमें क्या होते हैं प्रयोग ही चलते हैं, प्रयोग करके उनके व्यवहारों का पता लगाया जाता है। तो जिसके अंतर्गत, जिस मनोविज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं वह प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है। अगला आता है बाल मनोविज्ञान। इसमें दोस्तों जो हमको पढ़ना भी है, यही हमारा मेन टॉपिक है। हमारा उद्देश्य कुछ नहीं, हमारा उद्देश्य बस आपको हम बताना चाहते थे कि यह जो बाल मनोविज्ञान है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे आया है। तो मनोविज्ञान का क्षेत्र है, शाखा है। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक का विकासात्मक दृष्टिकोण से हम अध्ययन करते हैं। बाल मनोविज्ञान में बालकों का गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक उनके विकासात्मक दृष्टिकोण से उनका अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत करते हैं वह है बाल मनोविज्ञान। अगला है पशु मनोविज्ञान। जानवरों के विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन जिस मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं वह हमारा पशु मनोविज्ञान है, यानी जानवरों का जो व्यवहारों का अध्ययन होता है जिस मनोविज्ञान के अंतर्गत हैं दोस्तों वह पशु मनोविज्ञान है। और आगे आपको पता भी चलेगा कि इस पे ठांडाइक चाहे अन्य भी मनोवैज्ञानिक अपने प्रयोग कर चुके हैं जानवरों पे, ठीक है, और उनके व्यवहारों के अध्ययन पे और मानव के व्यवहारों के अध्ययन का तुलना करते हैं। इसे तुलनात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है दोस्तों। पशु मनोविज्ञान को तुलनात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने जानवरों के व्यवहारों को, क्रियाओं को और मानव के व्यवहारों और क्रियाओं के दोनों के बीच क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तो इसलिए इसे तुलनात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। अगला है समाज मनोविज्ञान। समाज में विभिन्न लोगों की परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं तथा समूह के लोगों का भी इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, समाज में उनके व्यवहारों का अध्ययन करते हैं कि वह व्यक्ति समाज में किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है तथा समूह में किस प्रकार का व्यवहार करता है। जिसके मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं वह हमारा समाज मनोविज्ञान है। अगला असामान्य मनोविज्ञान। अभी हम लोग यहाँ पढ़े हैं सामान्य मनोविज्ञान और यहाँ असामान्य मनोविज्ञान। जो असाधारण होता है, जो सामान्य नहीं होता, असामान्य, जो साधारण नहीं होता है, असाधारण होता है,
यानी अगर हम यहाँ कह सकते हैं, अगर IQ के हिसाब से हम बोलें तो यहाँ कह सकते हैं कि 90 से 110 वाले बालकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। लेकिन असामान्य की बात करें तो असाधारण, इसमें विशिष्ट बालकों का अध्ययन किया जाता है। यानी ऐसे बालक जो अपने किसी विशिष्ट गुण के कारण सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करें, उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। तो ऐसे बालकों का अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। हो सकता है वो बालक प्रतिभाशाली भी हो सकता है, वो बालक मंदबुद्धि का भी हो सकता है। तो जिस मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं वह असामान्य मनोविज्ञान होता है दोस्तों, ठीक है। अगला अगर हम व्यवहारिक मनोविज्ञान को देखें तो व्यवहारिक मनोविज्ञान में सबसे पहले कैटेगराइज किए हैं शिक्षा मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, व्यावसायिक मनोविज्ञान, औपचारिक मनोविज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, कानून मनोविज्ञान। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करें तो शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं या 3 अंग होते हैं। एक शिक्षक होता है, एक शिक्षार्थी होता है और पाठ्यक्रम होता है। लेकिन जो केंद्र होता है शिक्षा का वह शिक्षार्थी होता है, यानी शिक्षार्थी केंद्रित होता है। शिक्षा जो होता है वह शिक्षार्थी केंद्रित होता है, यानी शिक्षार्थी को केंद्र में रख करके, उसको ध्यान में रख करके ही शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। तो शिक्षा के विभिन्न समस्याओं का हल जिस मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं वह हमारा शिक्षा मनोविज्ञान होता है, ठीक है दोस्तों। अगला है औद्योगिक मनोविज्ञान। जब हम मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग उद्योग के क्षेत्र में करते हैं तो वहाँ क्या होता है, औद्योगिक मनोविज्ञान। यानी जब मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग हम उद्योग के क्षेत्र में करते हैं तो वहाँ पे औद्योगिक मनोविज्ञान होता है। इसमें व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के निर्देशन के माध्यम से, परामर्श के माध्यम से उनके व्यवहारों का अध्ययन करके उनके समस्याओं का समाधान किया जाता है, ठीक है। अगला है व्यावसायिक मनोविज्ञान। जब हम मनोविज्ञान का प्रयोग विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का चयन करने के लिए करते हैं, जैसे दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, लोगों के दिमाग में सही नहीं रहता है कि हम कैसे करें, कैसे शुरुआत करें और क्या करें। तो वह व्यावसायिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं और क्या करते हैं, अपने व्यवहारों को यानी अपनी समस्याओं को वहाँ रखते हैं, जिनके व्यवहार का अध्ययन करने के बाद, इस व्यावसायिक मनोविज्ञान के अंतर्गत उनके व्यवहारों का अध्ययन करने के बाद उन्हें उचित सलाह या परामर्श दिया जाता है। यानी जो भी व्यवसाय संबंधित सुझाव होते हैं वह व्यावसायिक मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। अगला आएंगे औपचारिक मनोविज्ञान। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनका इलाज जो होता है वो साधारण तरीके से संभव नहीं होता है। तो ऐसे लोग औपचारिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसमें विचित्र बालक हो सकते हैं, कुंठा बालक हो सकते हैं, मूर्ख बालक हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जिनकी समस्याओं का पता करने के बाद उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है और जिसके अंतर्गत ये किया जाता है वो होता है औपचारिक मनोविज्ञान। अगला है चिकित्सा मनोविज्ञान। दोस्तों प्रत्येक मनुष्य के, हम सभी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं अगर दवा कराने, तो हर व्यक्ति का जो बीमारी होता है वह केवल शारीरिक रूप से ही नहीं होता है, कभी कभी मानसिक रूप से भी होता है। तो यह मानसिक रूप से व्यक्तियों का इलाज करता है और मानसिक रूप से व्यक्तियों का इलाज करने के लिए जिस मनोविज्ञान का हम उपयोग करते हैं वह होता है चिकित्सा मनोविज्ञान। अगला है व्यक्तियों अपराध मनोविज्ञान। अपराध मनोविज्ञान में क्या होता है, अपराधियों को हम मनोविज्ञान के अंतर्गत सुधारने का प्रयास करते हैं। यानी आप देखे भी होंगे कि बाल सुधार गृह भी बना है, ठीक है। यानी बालकों को क्या कहता है, अगर कोई अपराधी है तो उनको दंड ना दे करके ऐसे गृह में रखा जाता है जहाँ पे मनोवैज्ञानिक ढंग से उनका इलाज किया जाता है और उनके अपराध को खत्म किया जाता है, उनके अपराध को समाप्त किया जाता है। अगला है कानून मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत इस मनोविज्ञान का देखिए आजकल प्रयोग कानून और न्याय में भी होने लगा है। जैसे न्याय दिलाने के लिए कभी कभी आप देखते होंगे कि एक मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है लाई डिटेक्टर, यानी झूठ बोलने वाली मशीन। इसका भी प्रयोग किया जाता है
मनुष्य के शरीर पर ऐसे यंत्र लगा दिए जाते हैं कि वह अगर मनुष्य झूठ बोलता है तो उस परिस्थिति के आधार पे, उसके व्यवहारों के आधार पे, उसके शरीर के वाइब्रेशन के आधार पे पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, तो हमें सही न्याय मिल जाता है, कानून व्यवस्था भी सही रहती है। तो ऐसे व्यक्तियों का अध्ययन जिस मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं वह कानून मनोविज्ञान है। और दोस्तों एक चीज़ हमने और बताया था इसमें, यहाँ पे जो आया था औद्योगिक मनोविज्ञान में, एक निर्देशन बताए थे और एक परामर्श बताए थे। निर्देशन और परामर्श जो होता है यह दोनों सहायता प्रदान करने से ही होता है। दोनों का मतलब सहायता प्रदान करने से होता है। निर्देशन आप सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से भी दे सकते हैं, जबकि परामर्श जो होता है वो हम केवल व्यक्तिगत रूप से देते हैं। ठीक है, आगे निर्देशन और परामर्श का जो रूप है बहुत बृहद है, आगे बताएंगे आप लोगों को। आगे हमारा उद्देश्य मेन था दोस्तों कि हम बाल मनोविज्ञान, जो मेरा मेन सब्जेक्ट था वही पढ़ना था, जो ये मनोविज्ञान की शाखा है, उस शाखा के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान आता है। और अगले पार्ट में दोस्तों हम बाल मनोविज्ञान का फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।